हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम, देखिए इस सेक्शन में ना जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नाम बड़े अजीब अजीब आपको मिलेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि जैसे नाम से ना घबराइएगा, लेकिन उसका काम बहुत छोटे छोटे हैं, तो बस नाम को थोड़ा रट लीजिएगा और काम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम, वेन हमारे मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू हमारे ऑपरेशंस, जो सेट्स में ऑपरेशंस यूज होते हैं, उनको बड़ा अच्छे से डिफाइन किया उन्होंने और बड़े अच्छे से समझाया उन्होंने। तो हम लोग अब ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स, ये पहला ऑपरेटर यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए क्या हुआ कि वेन सर ने जो बोला, इन्होंने कहा कि पहले एक रेक्टेंगुलर शेप लिया इन्होंने, ऐसा ये रेक्टेंगुलर शेप, और इस रेक्टेंगुलर शेप को इन्होंने एक नाम दे दिया जिसका नाम हुआ यूनिवर्सल सेट। आपको याद है यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स विच वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट। तो हियर इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब बॉस सभी का यूनिवर्सल सेट। इसी के अंदर की सारी बातें होंगी, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये रेक्टेंगल के सारा अंदर जितने भी पोर्शन है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। उसमें इन्होंने क्या किया, कोई दो सेट लिया, जैसे ये एक सेट लिया जिसका नाम इन्होंने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे ए सेट का नाम, और एक सेट बी लिया कुछ ऐसा, इसका नाम इन्होंने दे दिया बी। तो ये बताइए कि ये ए और जो बी है, ये दोनों इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। ये बात तो क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि भाई यूनियन क्या होगा यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि ए और बी दोनों को एक साथ कर दो, मतलब यूनाइट कर दो, यूनिटी, ऑल टुगेदर, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। तो मैंने ए और बी को दोनों को एक साथ मिला दिया, ये शेड करके ऐसे पूरा का पूरा ए और बी, बस मतलब आपका ए और बी के बाहर न चले जाए, यहाँ मत आ जाइएगा, ये ए और बी का पोर्शन नहीं है, सिर्फ ए और बी। तो ये जो शेडेड पार्ट आया, इसको बोला इन्होंने ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल होगा ये यू, लेकिन दोनों में अंतर है, ये है यूनिवर्सल और ये है यूनियन, दोनों में अंतर है। यूनियन एक ऑपरेटर है और यूनिवर्सल एक सेट है जो कि बिग बॉस है यूनियन। तो ए यूनियन बी। अब जैसे मैंने इस पर क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए कि एक ले लिया, अच्छा वेन डायग्राम से आपको क्लियर है ना, शेडेड पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी। मैंने एक ले लिया कि मान लीजिए 1 2 3 और एक बी लिया 2 3 4, और मैंने कहा भाई ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होगा, ऑल टुगेदर मीन्स कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी and keep it together. So we are collecting first 1 2 3 all together, and now we will take 2 3 4 here also. 2 3 already I have written, the element should not be repeated, so that is now 4. So this is my called A union B, correct. और इसको अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ये A है, ये B है, A B, यहाँ पे है आपका यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। तो A जो है 1 2 3, तो पहले आप जब भी आप फिल करो सबसे कॉमन पार्ट, अब देखो ये जो पार्ट है, ये डॉट वाला पार्ट, ये पार्ट आपका ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, देख रहे हैं ना, ये कॉमन पार्ट है। तो पहले कॉमन पार्ट को फिल करो। तो कॉमन पार्ट यहाँ पे कौन है, आप देखो 2 और 3 दोनों कॉमन है, क्योंकि 2 और 3 दे आर बोथ बिलोंग्स टू ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो। तो पहले हम कॉमन पार्ट फिल कर लेते हैं ऐसे 2 3। अब देखिए 2 3 is in A also and 2 3 is in B also, ये बात हो गई। अब उसके बाद जो बचा, अब ये 1 बचा, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, ये 1 A के अंदर है ही, और यहाँ पे B में क्या बचा, 4 बचा, तो B में 4 लिख दीजिए ये। तो ये जो सिंबल हुआ 1 2 3 4, देखिए आ गया पूरा 1 2 3 4 पूरा आ गया। तो इसको बोला हमने A यूनियन B। तो A यूनियन B या तो ऐसे लिखिए, और अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हो गया क्वेश्चन ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी, करेक्ट। तो यूनियन की मीनिंग समझ में आ गई आपको।
कि कलेक्टिंग ऑल ए ऑल बी टुगेदर। अब हम इसको पढ़ते कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे ये तो सेट है ना, ए यूनियन बी एक सेट बन गया, तो एक्स नाम का कोई एलिमेंट हम इस सेट में बिलोंग करा दिए, इस सेट के अंदर, तो एक्स कहाँ है, इसी में कहीं है, यानी एक्स या तो बिलोंग करता है ए के अंदर, यहाँ पे कहीं हो सकता है, और ध्यान दीजिएगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ, बोथ नहीं हो रहा ये क्वेश्चन, यहाँ पे भी तो है एक्स, या तो यहाँ पे एक्स हो सकता है, या तो यहाँ एक्स हो सकता है, या तो यहाँ एक्स हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, यूनियन को हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इधर और, इधर और का मतलब इधर ए और बी और बोथ, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यूनियन में, यूनियन हमेशा और के लिए यूज करते हैं। तो ये कहानी हो गई ए यूनियन बी की। अब जैसे हमने एक और कहा कि भाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब हमारा जो एलिमेंट एक्स है वो इस सेट के अंदर नहीं है, यानी वो कहाँ है, इस वेन डायग्राम में अगर ढूंढे वो एक्स कहाँ है, इसके लिए वो एक्स कहाँ है, वो एक्स कहीं बाहर है, यहाँ है, ये डॉट्स जो है वो एक्स हो गए, यानी हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ सुनना, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे अगर हमने ये चीज आपने आपको लिखी कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, एंड लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें पक्का पता हो गया है कि ये ए यूनियन बी में है ही नहीं, यानी एंड लगाना पड़ा, और में तो ऑप्शन मिल जाएगा उसको, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, neither a nor b, either a or b, but neither a nor b। फिर यहाँ से एक चीज और भी कह सकते हैं, इसमें से रिजल्ट निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, डू यू एग्री, क्योंकि देखिए ये पूरा ए इस पूरे शेडेड पार्ट के ही तो अंदर है, तो A is the subset of A union B। सबसेट की मीनिंग याद है, all the elements of A belongs to A union B, that is the subset। Same way, can we say B is also the subset of A union B? Same way, this is the B and this belongs to A union B। ये shaded part, ये पूरे shaded part के अंदर B है, तो B is the subset of whole A union B। एक रिजल्ट निकल सकते हैं ऐसे। फिर सेकंड ऑप्शन आता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नाम देखिएगा, आपको बताया था कि नाम थोड़ा सा रख लीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब जैसे हमने यहाँ पे फिर से बनाया है ऐसे कुछ, ओके, और इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी आपका यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा रेक्टेंगल पूरा है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट ए और एक सेट बी है। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या हुई, तो उसको थोड़ा सा आप देखिए, अगर हमने यहाँ पे एक सेट एलिमेंट ले लिया 1 2 3 एंड बी को ले लिया 3 4 5, तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, एंड उल्टा इसका कर दो इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, देखिए यूनियन का मतलब क्या था, ऑल टुगेदर, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन, तो कॉमन यहाँ कौन है, देखिए सिर्फ 3 है, तो इसकी मीनिंग होगी खाली 3। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है आप बताओ, ये कॉमन पार्ट है ना, जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो सिर्फ इसको शेड कर देंगे बस, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपका आ गया तीसरा प्रश्न, इसकी मीनिंग देखिए क्या होती है, वेन डायग्राम में अब हमने कुछ ऐसा बना दिया,
देखिए ऐसा, ये तो यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है। यहाँ देखिए, क्या ए को अगर हमने 1 2 माना और बी को हमने 3 4 माना, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एम्प्टी सेट आ रहा है, नो कॉमन। ये कॉमन होता था, यहाँ कुछ कॉमन है नहीं, ए और बी सब अलग है, डिसजॉइंट है। तो दिस इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। ओके, फिर आप आइए, हम बात कर लेते हैं इसमें डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंस ऑफ द सेट्स? अब दो सेट्स का डिफरेंस मतलब कि जैसा कि हमने कहा कि ये सेट ए है और डिफरेंस बी, इसकी मीनिंग निकालनी है मुझे। वेन डायग्राम के थ्रू भी पहले चलते हैं और एलिमेंट्स के भी थ्रू चलते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं आपसे कि अगर यहाँ पे ये एक यूनिवर्सल सेट है पूरा और इसमें मैंने लिया ये ए और ये बी, करेक्ट? तो ए माइनस बी का मतलब समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, द एलिमेंट्स विच आर इन ए, है ना, द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। देखो हमने क्या बोला, द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, मतलब क्या हुआ? ओनली ए। अच्छा देखो, ये पूरा ए है यहाँ से यहाँ तक, और ये पोर्शन जो आपका है ये वाला पोर्शन क्या है कि ये ए में भी है और बी में भी है। और मैंने क्या कहा, द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो ये तो ए और बी दोनों में है, तो हम ये ले नहीं सकते हैं। तो हम ए का कौन सा पार्ट लेंगे? ओनली ए, ओनली ए। दिस इज कॉल्ड द ओनली ए। देखिए, द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो यहाँ कहीं बी नहीं है, बी यहाँ आ गया था ए के साथ, तो हमने ये नहीं लिया। अब इसको थोड़ा सा सेट में समझ सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 और बी में लिखा 3 4 5 6 और मुझे निकालना है मान लीजिए ए माइनस बी। तो व्हाट यू मीन बाय दैट? द एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, तो हम वो एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो। देखिए 3 है बी में, 4 है बी में, तो 1 2 3 4 को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर दिए? बी से। तो 3 4 हम इसमें नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? सिर्फ 1 2। अब इसका उल्टा देखेंगे, अगर हमने निकाला बी माइनस ए, तो हम कैसे पढ़ेंगे? द एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहाँ से द एलिमेंट्स विच आर इन बी, वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम बी दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। तो विच आर नॉट इन ए की मीनिंग क्या हुई? मतलब देखिए यहाँ 3 4 5 6 है, तो हम क्या 3 4 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 4 क्या है? ए के अंदर है। तो हम क्या लेंगे? सिर्फ 5 और 6 लेंगे। और ये शेडेड पार्ट हो गया यहाँ पे, इसको ओनली ए बोले या इसको क्या बोल सकते हैं और भी? ए माइनस बी। ठीक है आपको? ए माइनस बी, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ए माइनस बी, ये पूरा पोर्शन है ए माइनस बी। और अगर हमको बी माइनस ए बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सेम चीज, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? बी माइनस ए। ये ए सेट है और ये बी सेट है। दिस इज कॉल्ड ओनली बी और बी माइनस ए। अब जैसे इसको हमने कहा कि भाई अगर कोई मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स और वो बिलोंग कर गया इस सेट के अंदर ए माइनस बी के अंदर, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? मतलब ये एक्स बिलोंग कहाँ कर गया? ये एक्स बिलोंग कर गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी में, इस शेडेड पार्ट में। तो ये शेडेड पार्ट में जो एक्स है उसको हम लिखते कैसे? तो एक्स बिलोंग्स करा ए में, एंड ध्यान दीजिएगा एंड लिखा है और नहीं लिखा मैंने, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए एक्स क्या बी में बिलोंग किया? कहीं नहीं किया। एक्स कहाँ बिलोंग किया है? ए में। और ए में कैसे बिलोंग किया है? एंड, मतलब जरूरी है कि वो बी में बिलोंग ना करे, और नहीं ले सकते, मैंने ऑप्शन उठा लेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये इसकी मीनिंग हुई इसकी। और इसी तरह अगर मैंने कहा एक्स बिलोंग्स टू सपोज है, या वाई बिलोंग्स टू है मान लीजिए बी माइनस ए में, उसकी मीनिंग क्या निकली?
यहाँ y आ गया और इसकी मीनिंग क्या निकालेंगे, y बिलोंग्स टू b बट y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये दोनों a है, तो y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये हो गया डिफरेंस ऑफ द सेट्स। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक और राइट कर दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स ले लेते हैं, टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। देखिए इसकी मीनिंग क्या है, इसमें ये हो गया कि अगर दो सेट लिया ए और बी, तो ये दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा, ये इसका डिफरेंस हो, ये शो कर रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और इसकी मीनिंग क्या होगी, थोड़ा इसको पास में लिख देते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसकी मीनिंग हो गई कि ए माइनस बी लिया, ए माइनस बी की मीनिंग अभी मैंने बताया था आपको, ओनली ए, इसकी मीनिंग होती है ओनली ए, और इसका यूनियन ले लिया बी माइनस ए के साथ, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, तो डायग्राम में देखिए कुछ ऐसा बनाते हैं, ये है ए और ये है बी, ए और बी, वो यूनिवर्सल सेट हमने लिखा हुआ है, आप समझते रहिए, पूरा ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, सिंबल ही रेक्टेंगल का यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये देखिए ए माइनस बी, आपको याद हो क्या बनाया था आपने, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, यानी कि ये इतना पोर्शन ओनली ए है ना, और बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, यानी ये पोर्शन है ना, ये मीनिंग आ गई। जो शेडेड पार्ट आया दोनों मिला के शेडेड पार्ट, इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों है, तो इसको हम बोलेंगे ए डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, इसमें कोई डाउट? अच्छा, अगर हमने कहा कि भाई x बिलोंग करता है, मान लीजिए कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के अंदर, इसमें, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इसका मतलब ये कह सकते हैं ना कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, देख रहे हैं डायग्राम से, ये हमारा x है, वो यहाँ नहीं बिलोंग करेगा, अगर ये यहाँ बिलोंग करता है तो एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत से रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम आपको बनाने आ गया, बड़ा सिंपल है, तो वेन डायग्राम से मतलब रखिए, ये अगर भूल जाते हैं ये सब कोई दिक्कत नहीं, बस ये जानना है कि मीनिंग क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और a माइनस बी की मीनिंग क्या होती है, इसके पहले वाले डिफिनेशन में बताया था, these are called। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट, देखिए वर्ड थोड़ा अलग है, कॉम्प्लीमेंट, सो व्हाट यू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जो यूनिवर्सल सेट था, याद है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को माइनस करना इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, किसी ऐसे वैसे सेट से नहीं, हमेशा यूनिवर्सल से ये माइनस करो आप, मतलब कि अगर हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दे दिया यहाँ पे, ये यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है ये, तो यूनिवर्सल सेट का नाम हमने रख दिया, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अब तो इतना, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये कहा कि एक सेट हमने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए कि 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब सारे और नंबर्स डाल दिए इसमें मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि आप हमको एक कॉम्प्लीमेंट बताइए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, और छोटा सा सी लिख दीजिए, और यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसकी मीनिंग भी वही हुई, तीनों चीजें की है। तो एक कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होगी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दो, आप मतलब सारे यूनिवर्सल सेट लिखो एक्सेप्ट ए, ठीक है ना, तो ए को अगर हम हटा देंगे इसके अंदर से तो क्या क्या बचेगा, देखिए 2 4 6 8 10 लाइक दिस, ऑल इवन नंबर्स आए, तो ऑड नंबर माइनस कर दिया नेचुरल में से तो इवन नंबर आ गया, तो ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? एक दो और एग्जांपल इसमें देख लीजिए,
जैसे मैंने माना एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 6 7 8 9 10 11 और एक सेट ए दिया हुआ है मान लीजिए 7 9 और 11। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? फिर से वही मीनिंग, यूनिवर्सल दिया हुआ है उसमें से एक को माइनस कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो 7 9 11 7 9 11 इनको हटा दीजिए, यहाँ क्या बन गया 6 8 और 10, करेक्ट। अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं बताया आपको, जैसे अगर सेट बी दिया हुआ है, मान लीजिए इसी के अंडर में एक सेट बी दिया हुआ है 5 7 9 11, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ, तो क्या ये सेट बी का बी कॉम्प्लीमेंट आप निकाल पाओगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या जैसे ए का एक कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया यू माइनस ए करके, तो बी का बी कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे? आप कहोगे सर यू में से बी माइनस कर लें, लेकिन आप बताइए यू क्या था, यूनिवर्सल सेट था, सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। अब देखो बी में क्या आ गया है 5, तो कभी 5 पॉसिबल हो सकता है? अगर हम इसके अंडर में कोई सेट लिखते हैं तो 5 यहाँ तो है ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हमने लिखा ना, मतलब 5 आप ले ही नहीं सकते हो। तो जो भी सेट अंदर लिखेंगे उसके सबसेट्स होने चाहिए, नहीं चाहिए ए इसका सबसेट होना चाहिए, ए पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। तो बी इसके अंदर पूरा था ही नहीं, तो हम इसको ले ही नहीं सकते, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, वी कैन नॉट फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज बी कैन नॉट जस्टिफाई ओवर हियर, सो ओनली ए इज जस्टिफाई ओवर हियर। तो इस तरह का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। फिर हम बात करते हैं लॉज की थोड़े। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज कुछ है वो भी देख लिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ये डायग्राम बनाया और इसका नाम है मान लीजिए यूनिवर्सल सेट का, और इसमें हमने ये ए बना दिया, ये सेट ए है, ओके। और इस सेट ए का मुझे एक कॉम्प्लीमेंट को डायग्राम बनाना है, तो आप शेड क्या करोगे इसमें? एक कॉम्प्लीमेंट हमें रिप्रेजेंट करना है इस वेन डायग्राम में, हाउ टू रिप्रेजेंट इट? तो क्या करोगे? ए को यूनिवर्सल से माइनस करोगे, तो जो बचा ये बच गया, ए को छोड़ के बाकी सब। तो ये जो शेडेड पार्ट आया उसको हमने क्या बोला? एक कॉम्प्लीमेंट बोला, है ना। अब हमने कहा आपसे कि भाई ऐसा है कि आपको यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ध्यान दीजिएगा क्या, पूरे यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल कौन सा था? ये था पूरा ये। अब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से ही माइनस करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से ही हटा दें तो कुछ बचेगा क्या? तो ये क्या बन गया? एम्प्टी सेट बन गया। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? एम्प्टी सेट हो गया। और उसी तरीके से हम कहेंगे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यू माइनस एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो हमने यूनिवर्सल सेट में तो कुछ माइनस ही नहीं किया, तो वापस क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी बन गई कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। ये ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि एक सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आप क्या करो? एक सेट ए, ये ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था? ये था इतना, और इसके कॉम्प्लीमेंट ये जो शेडेड पार्ट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ये शेडेड पार्ट को हम किस में से माइनस करेंगे? पूरे यूनिवर्सल में से। तो क्या आ जाएगा? वापस ए आ गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो गया, करेक्ट है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? समझ रहे? वेन डायग्राम से आप, वेन डायग्राम में हमने ये किया कि पहले ये कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये शेडेड पार्ट आ गया, ठीक। और इस शेडेड पार्ट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो शेडेड पार्ट को सिर्फ हमने पूरे में से माइनस किया, तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, है कि नहीं। इसमें मतलब वेन डायग्राम से अगर आप क्लियर करते हैं ना तो बहुत जल्दी क्लियर होगा, और ऐसे समझते रह जाएंगे बड़ी दिक्कत होगी। फिर हम इसमें बात कर लेते हैं आपसे कि एक अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें थोड़ा, कि जैसे चलिए लॉज की बात कर लेते हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट्स। अब देखिए बड़े भारी भारी नाम आने वाले हैं, थोड़ा सा इसको एक बार आराम से समझिएगा। हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ अलजेब्रा में होता क्या क्या है। जैसे एक नाम है, बस नाम समझिएगा, आइडेम्पोटेंट, ना
आइडेम्पोटेंट लॉज। नाम देखिए कितना अजीब सा लग रहा है, पर काम बहुत सिंपल है। इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई सेट ए है उसके साथ खुद को हम यूनियन लें, तो ऑब्वियसली है ना कि अगर कोई सेट ए है, ये ए है, और इस ए का ए के साथ ही यूनियन लें, है ना, उसको ए के साथ ही लें। जैसे ए है मान लीजिए 1 2 3, और ए दोबारा लिख लिया 1 2 3, तो ए यूनियन ए क्या वापस ए नहीं आएगा? आप बताइए। इसको इसके साथ क्लब करेंगे तो रिपीट तो करेंगे नहीं, 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 आया तो वो क्या होता है? ए होता है। तो इसका मतलब हो गया ये आइडेम्पोटेंट लॉ। उसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन ए निकालें तो वापस ए आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अब ये ए है और इसके साथ हमको ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ क्या होगा? सारे कॉमन है 1 2 3, और सारे कॉमन 1 2 3 इस सेट को क्या बोले? ए। तो ए आया तो वापस ए आ गया। तो दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉज। फिर इसमें आता है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज में जैसे आपने ना मैंने आपको कहाँ बताया ये, जैसे ये हर जगह आता है। अभी आप बूलियन पढ़ेंगे या अभी इसमें 12th में लेकिन पढ़ेंगे आप उसको, ठीक है कोई नहीं, फिर भी छोटे क्लास में पढ़े आप। आइडेंटिटी का मतलब आप ये समझिए कि ऐसा कोई सेट लें जिसका हम यूनियन लें तो वापस ए आ जाए, वापस ए आना चाहिए। ऐसा सोचो कि कोई भी सेट लो, उसको वापस ए लाना है। किस ऑपरेटर से? यूनियन के ऑपरेटर से, ठीक है ना। तो ए यूनियन क्या? अब देखो ना यहाँ पे ये यूनिवर्सल, फिर से बनाते हैं इसको, ये है आपका यूनिवर्सल सेट और ये है ए, ओके। अब वापस ए लाना है तो हम ए को यूनियन क्या करेंगे? एम्प्टी सेट से ही नहीं करेंगे, तभी तो वापस ए आएगा, ठीक है ना। अगर आपने सपोज करिए, मैंने आपसे कहा कि भाई ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आना चाहिए? मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लो और पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लो और मतलब सारे को मिला दो, तो वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना ये। तो मुझे यूनिवर्सल सेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ए चाहिए। तो हमने एम्प्टी सेट को लिया, मतलब कोई एलिमेंट जो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसके साथ हमने ए को यूनाइट किया, टुगेदर किया, तो वापस ए आ जाएगा, है ना। जैसे इसकी मीनिंग जैसे अगर हमने कह दिया भाई ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। अब इसमें ए यूनियन 5 अगर हम करते हैं तो दोनों में पहले 1 2 3 लिख लिया, सब कलेक्ट ऑल टुगेदर। यूनियन का मतलब होता है सारे एक साथ ले लो, और एम्प्टी सेट का मतलब कुछ नहीं, तो यही तो है वापस ए। इसलिए हमने ए यूनियन 5 को ए बोला, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और इंटरसेक्शन में भी ये सोचो, ए के साथ हम क्या इंटरसेक्ट करें, क्या कॉमन लें कि वापस ए ही आए। अब की बार आप 5 करते हो तो उसका आंसर कुछ और आ जाएगा। अब की बार को क्या करना हो, तो पूरा का पूरा ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। उस यूनिवर्सल सेट में अगर ए को देखें तो ए अपने आप में कॉमन है, मतलब ए जो है खुद के साथ है और ए जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है। तो इसमें कॉमन क्या है? ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ले लें तो ए आएगा कि नहीं? इसको थोड़ा एग्जांपल समझिए। जैसे हमने यहाँ कहा यूनिवर्सल सेट का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, और मैंने ए बोला 1 2 3, है ना। और मैंने कहा कि भाई ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लो, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3, 1 2 3, और इसी को क्या बोले? ए बोले। तो ए का कॉमन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो वापस क्या आया? ए आया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी, आइडेंटिटी लॉ कहलाएगा। फिर आप करिए कम्यूटेटिव। फिर कम्यूटेटिव में आप ये कर लो कम्यूटेटिव लॉ। इसमें हम एक चीज लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि इसमें हम शिफ्टिंग द ऑपरेटर, सॉरी शिफ्टिंग द नंबर्स। जैसे कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करते हैं कि जैसे ए यूनियन बी, है ना। नंबर्स में हम यहाँ लिख देते हैं सेट्स, बिकॉज क्यों पता है? क्योंकि नंबर्स तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे सेट्स पढ़ते हैं। तो ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए।
कोई दिक्कत है आपको? बताइए। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर ये है ए, ये है बी, और ए यूनियन बी करें, ये ए और ये बी है, ए यूनियन बी क्या होता है? ये तो होता है पूरा सब एक साथ, और बी यूनियन ए भी क्या होगा? यही होगा ना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही चीज होगी। मतलब ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, ये चीज। तो शिफ्टिंग द सेट्स में ए को बी के साथ शिफ्ट किया, बी को ए के साथ। फिर एसोसिएटिव लॉस, इसमें हम 3 ले लेते हैं, है ना, 3 सेट ले लिए, ब्रैकेट यहाँ लगाया और ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये हो गया आपका यूनियन, एसोसिएटिव होगी। तो एसोसिएटिव लॉस में हम थोड़ा सा हेल्प के लिए क्या करते हैं, शिफ्टिंग द ब्रैकेट्स, शिफ्टिंग द ब्रैकेट्स, यहाँ शिफ्टिंग द सेट्स कर दिया था, यहाँ शिफ्टिंग द ब्रैकेट कर दिया, बस ये ब्रैकेट यहाँ लगाया तो ये ब्रैकेट यहाँ लग गया। उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ ब्रैकेट लगाया तो शिफ्ट करके यहाँ लगा, ये एसोसिएटिव लॉ होता है, सिंपल है। फिर हम बात करेंगे डिस्जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं शिफ्टिंग द ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है ना। अब ये यूनियन को हम ऑपरेट करा रहे हैं किस पे, बी पे और सी पे। तो शिफ्टिंग द ऑपरेटर मतलब ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन वैसे ही रहा, और फिर ये यूनियन फिर इस पे भी आ गया, ए यूनियन सी, ठीक है, शिफ्टिंग द ऑपरेटर ना। फिर उसी तरह से अगर हमने बाहर इंटरसेक्शन लगा दिया और अंदर हमने यूनियन लगाया हुआ है तो कैसे लिखे, इसको ओपन करोगे तो आप क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको आप वेन डायग्राम बनाओगे तो बन जाएगा आराम से, थोड़ा सा मतलब यू नो कि डिफरेंट पेन और सब करके दिखाना होगा, लेकिन आप डिफरेंट पेन से भी कर सकते हैं ये, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यही होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हम लोग बात कर लें डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है ना, बड़ा सिंपल, कॉम्प्लीमेंट को अंदर डालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चला गया, और यूनियन जो है इंटरचेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन से, तो उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे अगर हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन डाला और फिर कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे जाएगा, दोनों पे गया, इसका ये उल्टा कर यूनियन, तो ये दोनों लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉस। ओके, बस अभी हम लोग बुक्स में छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं उसको आप कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन हम भी करा देते हैं थोड़ी देर में।